मैं डॉक्टर राकेश कुमार लोधी, गवर्नमेंट एक्सेलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल शिवपुरी से आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। साझेदारी का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो चेंजेज आते हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करें। सबसे पहले हम साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का अर्थ क्या होता है, ये चीज़ को पहले इसके बारे में इसका अर्थ हम समझें। तो जब साझेदारी फर्म की विद्यमानता को प्रभावित किए बिना साझेदारों के संबंध में परिवर्तन हो, इसे हम साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। यानी हमारी पार्टनरशिप फर्म के एक्सिस्टेंस में कोई चेंजेज ना हो और पार्टनरशिप के जो पार्टनर हैं, पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर हैं, उनके संबंधों में कुछ चेंजेज हो जाएं, यानी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, किसी पार्टनर का प्रॉफिट बढ़ जाए, किसी का कम हो जाए। ये हमारा पूरा प्रोसेस या पूरी प्रक्रिया साझेदारी का पुनर्गठन कहलाती है। अब इसमें जो है इसकी कौन कौन सी दशाएं हो सकती हैं, तो हम यहाँ सामने देखें, बोर्ड पर देखिए, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की जो दशाएं हैं, यानी कंडीशंस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसमें यहाँ पर हम 5 दशाओं के बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो 5 दशाएं हैं, ये हर एक टॉपिक वाइज अलग अलग आगे हम डिस्कस करते जाएंगे। तो पहला, विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, यानी जो एक्सिस्टिंग पार्टनर हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम कुछ चेंजेज करें। इस कंडीशंस के बारे में हम पूरी डिटेल अभी हम चर्चा करेंगे। दूसरी है नए साझेदार का फर्म में प्रवेश, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब हम एक नए पार्टनर को एडमिशन देते हैं। थर्ड है विद्यमान साझेदार का अवकाश ग्रहण करना, रिटायरमेंट ऑफ एक्सिस्टिंग पार्टनर, यानी कोई पार्टनर जब रिटायर होता है उस कंडीशंस में क्या क्या चेंजेज होंगे। नेक्स्ट है विद्यमान साझेदार की मृत्यु, यानी जो पार्टनर हैं उसमें से किसी एक पार्टनर की डेथ होती है। और अगला जो है 2 साझेदारी फर्मों का एकीकरण या संविलियन, यानी मर्जर ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म, यानी जब 2 पार्टनरशिप फर्म मिलकर एक नई फर्म के रूप में सामने आती हैं, उनका मर्जर होना यानी मर्ज होती हैं, तो ये कंडीशंस आपकी जो हैं यहाँ पर अगले टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इसमें अगला जो टॉपिक है थर्ड, त्याग का अनुपात, सैक्रिफाइंग रेशो। त्याग अनुपात है क्या? सैक्रिफाई, अब एक पार्टनर कब सैक्रिफाई करेगा? अब इसका मीनिंग देखिए आप, हम ये कहें कि त्याग के अनुपात से आशय उस अनुपात से है जिसमें फर्म के विद्यमान या पुराने साझेदार फर्म के दूसरे विद्यमान या नए साझेदार को अपने विद्यमान लाभ का कुछ हिस्सा त्यागने के लिए सहमत हो जाते हैं। यानी बिल्कुल स्पष्ट है कि जब एक पार्टनर
उसी पार्टनरशिप फर्म का किसी दूसरे पार्टनर को अपना हिस्सा दे दे, या दूसरी फर्म के पार्टनर को हिस्सा दे, मतलब नए जब एडमिशन दे दिया जाए उसको अपना हिस्सा दे दे, इसे हम त्याग अनुपात, यानी वह हिस्सा जितना वह अपना हिस्सा किसी नए साझेदार को या विद्यमान साझेदार को देता है, उसे हम त्याग अनुपात कहते हैं, सैक्रिफाइंग रेशो कहते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला आप इस चीज़ को समझिए, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। यानी हम त्याग अनुपात कैसे निकालेंगे? पुराने अनुपात में से नया अनुपात माइनस कर देते हैं। अगला है लाभ प्राप्ति अनुपात, गेनिंग रेशो। लाभ प्राप्ति अनुपात से आशय उस अनुपात से है जिसके फर्म में विद्यमान या पुराने साझेदार फर्म के विद्यमान नए या पृथक होने वाले साझेदार से लाभ के रूप में कुछ हिस्सा प्राप्त करते हैं। यानी हम ये कहें कि साझेदार को पहले की तुलना में यदि अधिक लाभ प्राप्ति हो तो उसे हम गेनिंग रेशो कहेंगे। इसका जो फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, यानी नए अनुपात में से पुराने अनुपात को घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपका गेनिंग रेशो हो जाएगा। यानी आप ये देखिए, सैक्रिफाई रेशो का जस्ट अपोजिट आपका गेनिंग रेशो होता है। यानी हम सैक्रिफाई रेशो का ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करेंगे तो त्याग अनुपात आ जाएगा, और गेनिंग रेशो न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस करेंगे तो ये जो है आपका गेनिंग रेशो आ जाएगा। अब आप ये देखिए, अगला जो टॉपिक है वो ख्याति का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल क्या है? लाभ हानि अनुपात में जब हम परिवर्तन करते हैं, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जब परिवर्तन होता है तो एक साझेदार लाभ का कुछ हिस्सा अन्य साझेदारों से प्राप्त करता है, यानी क्रय कर रहा है। तो लाभ को क्रय करने वाला साझेदार त्याग करने वाले साझेदार को आनुपातिक गुडविल देकर उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। यानी क्या मतलब हुआ? इसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझें कि जो पार्टनर गेन कर रहा है, यानी उसका अनुपात बढ़ रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो लाभ को क्रय कर रहा है। यानी लाभ को क्रय करने वाला साझेदार त्याग करने वाले साझेदार को आनुपातिक ख्याति देकर उसको क्षतिपूर्ति करता है। यह क्षतिपूर्ति उस भाग के बराबर होती है जितना कि उसको लाभ हो रहा है। यानी यहाँ पर हम सिंपल वर्ड में अगर समझें, यानी साधारण शब्दों में समझें, तो इसकी जो एंट्री होगी, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, और जो पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है यानी दे रहा है, अपने यहाँ से त्याग कर रहा है, उसको क्रेडिट करेंगे। तो एक जो गुडविल की जो एंट्री यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के रूप में आएगी, तो वो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइंग पार्टनर्स कैपिटल। यानी जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको डेबिट कर दीजिए, और जो पार्टनर सैक्रिफाई कर रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए। अब हम संचय एवं अवितरित लाभों का लेखांकन
किस प्रकार करेंगे, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। संचय एवं अवितरित लाभ। अवितरित लाभ क्या होते हैं? देखिए, साझेदारी फर्म के कुछ लाभों को साझेदार आपस में डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए संचय के रूप में फ्यूचर के लिए यानी भविष्य के लिए रख लेते हैं, उन्हें हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व के रूप में, रिजर्व फंड या क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट के रूप में, यानी प्रॉफिट के रूप में हम इसको रख लेते हैं। इसी प्रकार कुछ आपके पास संचित हानियां यानी डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी होती हैं। इन्हें पुराने साझेदारों के पूंजी खाते यानी कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, या हम ये कहें उनको पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, क्योंकि न्यू पार्टनर या जो रिकॉन्स्टिट्यूशंस हुए हैं यानी नए साझेदार का जब हम प्रवेश देते हैं तो उसको उससे कोई लेना देना नहीं होता। अब साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के समय खातों में जो आपके पास संचय एवं अवितरित लाभ यानी विद्यमान हैं पहले से, उनको एडजस्टमेंट करने के आप के सामने हम यहाँ पर दो विधियों को समझा रहे हैं। पहली है व्हेन रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज आर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, यानी जब संचय एवं अवितरित लाभों व हानियों को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। इसमें भी आप देखिए, पहले इसमें फर्स्ट कंडीशन में प्रॉफिट, रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, यानी जो पहले से आपके पास ओल्ड रिजर्व जिसको हम कहें वो रखे हुए हैं, उनको किस तरीके से उसकी क्या एंट्री करेंगे, यानी हम कैपिटल अकाउंट में उसको किस तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे, यानी ए कंडीशंस में ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो इसकी जो एंट्री होती है, जितने भी हमारे ओल्ड रिजर्व हैं उनको डेबिट करेंगे, यानी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, वर्कमेंस कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बात रिजर्व फंड्स या प्रॉफिट की बात रही। इसकी बी कंडीशन है ट्रांसफ़र ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, यानी हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस को क्या करें, इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री कर दीजिए, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप ये देखिए, जो भी आपके प्रॉफिट थे, रिजर्व फंड थे, उनको हमने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, और लॉस था उसको भी ट्रांसफ़र कर दिया। सेकंड कंडीशंस आपकी व्हेन रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यानी संचय व अवितरित लाभों व हानियों को पूंजी खाते में हस्तांतरित ना किए जाने पर। अब कंडीशंस में इसमें क्या है कि भाई जब पार्टनर्स आपस में मिलकर ये तय कर लें कि भाई जो प्रॉफिट हैं या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हैं वो डिवाइड ना किए जाएं, उनको फर्म की पुस्तकों में ही रहने दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में
हम उसकी एंट्री करना हमें अनिवार्य हो जाती है या हम करते हैं। अब आप ये देखें उसकी एंट्री क्या होती है। जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको हम डेबिट कर दें और जो पार्टनर सेक्रीफाई कर रहे हैं उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दें। यानी हमारी एंट्री सामने आएगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइंग पार्टनर्स कैपिटल। यानी जब हम पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमारे पास जो रिजर्व या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या जिसको हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हमारे पास हैं या लॉसेज हैं, उनको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं। ये आपके सामने दो कंडीशंस आ गई। और अगर हम ट्रांसफ़र नहीं करते तो हमारे सामने एक उसकी एडजस्टमेंट की एंट्री होगी, क्योंकि एंट्री करना हमें अनिवार्य है उसकी, तो वो एंट्री हमने की। इस तरीके से ये रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट के कंडीशंस क्लियर हुई। नेक्स्ट हम संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लेखों के संबंध में चर्चा करें। अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसकी आवश्यकता हमें पड़ती क्यों है, पहले तो हम इस चीज़ को समझें। जो हमारे एक्सिस्टिंग पार्टनर यानी विद्यमान साझेदार हैं, उन साझेदारों के अनुपात में जब परिवर्तन होता है या हम नए साझेदार को प्रवेश देते हैं तो ऐसी स्थिति में संपत्तियों एवं दायित्वों यानी जो हमारी एसेट्स हैं और जो लायबिलिटीज हैं उनका रिवैल्यूएशन किया जाता है, यानी उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। इसका मुख्य कारण हम ये समझें कि जो बैलेंस शीट में हमें एसेट्स और लायबिलिटीज दी हुई हैं उनकी प्राइस में, उनके मूल्यों में निश्चित रूप से उनके वास्तविक मूल्यों में कुछ परिवर्तन हो चुका होता है। कुछ संपत्तियों का मूल्य इंक्रीज हुआ होगा, कुछ संपत्तियों का मूल्य या प्राइस डिक्रीज हुई। इसी तरीके से लायबिलिटीज कुछ इंक्रीज हुई होंगी और कुछ डिक्रीज हुई होंगी। अब बात ये आती है कि भाई हम इन एसेट्स और लायबिलिटीज का जो रिवैल्यूएशन कर हम उन्हें ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में यानी पुराने साझेदारों के मध्य में बांट देना चाहिए। यानी उनका जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो पुराने साझेदारों का होगा या ओल्ड फर्म का होगा, तो वो पुराने अनुपात में बांट लिए जाते हैं। अब बात ये आती है कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी उन एसेट्स जिनका वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज या लायबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज हुई हैं तो उनकी एंट्री किस तरीके से करें। यहाँ पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है, प्रारूप है, उसको मैं यहाँ समझा रहा हूँ। इस चीज़ को देखिए, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में, यानी ये आपकी डेबिट साइड है, डेबिट साइड में टू डिक्रीज इन एसेट्स यानी वो एसेट्स लिखी जाएंगी जिनकी प्राइस डिक्रीज हुई है और डिक्रीज जितने मूल्य से हुई है। जैसे मैं एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए एक मशीनरी थी 10,000 रुपये की थी, लेकिन उसकी वर्तमान मूल्य यानी अब उसकी प्राइस 8,000 रुपये रह गई। उसके मूल्य में, उसकी प्राइस में 2,000 की कमी हुई, तो हम यहाँ पर जो अमाउंट जो जाएगा टू डिक्रीज इन एसेट्स यानी टू मशीनरी लिखेंगे और 2,000 यानी जितनी प्राइस उसकी इंक्रीज या डिक्रीज होती है उस प्राइस को लिखा जाता है। अब आप ये देखिए, टू डिक्रीज इन एसेट्स, जस्ट इसका अपोजिट आप इसके क्रेडिट साइड में जाइए। मैं यहाँ लिखे देता हूँ, इसका क्रेडिट साइड है, यानी इसका अपोजिट इंक्रीज इन एसेट्स। जो एसेट्स हमारी इंक्रीज हुई उनको क्रेडिट। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझें। जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि वो मशीन की जो वास्तविक मूल्य 10,000 था और
आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू मान लीजिए 14,000 हो गई, तो वो मशीन की प्राइस 4,000 रुपये से इंक्रीज हुई, तो हम 4,000 यहाँ पर लिखेंगे। इसका अपोजिट चलिए अब आप बच्चे इसी तरीके से इसको याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ डिक्रीज आया तो उधर क्रेडिट साइड में इसका अपोजिट इंक्रीज आया। ये एसेट्स हैं। अब हम लाइबिलिटीज की बात करें, टू इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। देखिए डिक्रीज इन एसेट्स था, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, यहाँ जस्ट इसका अपोजिट बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। ये क्लियर हो गई कि जो प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है उस प्राइस को हमें लिखना है। फिर नेक्स्ट है टू इंक्रीज इन रिजर्व। यदि रिजर्व इंक्रीज हुए हैं तो डेबिट में जाएंगे, और डिक्रीज अगर रिजर्व हुए हैं तो लाइबिलिटीज में जाएंगे। नेक्स्ट है टू ओमिशन ऑफ लाइबिलिटीज नाउ रिकॉर्डेड, यानी ऐसी दायित्व जो लिखने से छूट गए थे अब उनको रिकॉर्ड किया गया। अगर मैं इस बात को दूसरे तरीके से कहूँ तो ये इंक्रीज ही हुए हैं, क्योंकि हमने पहले लिखे नहीं, अपनी बुक्स में उनकी एंट्री नहीं की। अगर हम अब उनको रिकॉर्ड करते हैं मीन्स उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है। तो ये प्राइस जब इंक्रीज हुई तो उस बात को दूसरे तरीके से हमने यहाँ पर लिखा, टू ओमिशन ऑफ लाइबिलिटीज नाउ रिकॉर्डेड। ये लाइबिलिटीज की बात थी, इधर एसेट्स की बात आ जाएगी। बाय ओमिशन ऑफ एसेट्स नाउ रिकॉर्डेड, यानी ऐसी संपत्तियां जो लिखने से या रिकॉर्ड करने से छूट गई थी अब लिखी गई, तो ये क्रेडिट साइड में लिखें। अब आप ये देखिए, इसका टोटल लगाएंगे। यदि क्रेडिट पक्ष ज़्यादा आता है तो हमारा प्रॉफिट होगा, अगर डेबिट पक्ष ज़्यादा आता है तो हमारा लॉस होगा, और उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया जाएगा। टू पार्टनर्स कैपिटल, और किस रेशो में डिवाइड करेंगे बच्चे? ओल्ड रेशो में। इसी तरीके से अगर लॉस है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी लॉस होगी, उसको भी हम ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से ये हमारी पूरी रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी पार्टनरशिप ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की जो पूरी थ्योरी यानी बेस जो थी वो बिल्कुल क्लियर की। सबसे पहले हमने गेनिंग रेशो, सैक्रिफाई रेशो के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद में हमने रिवैल्यूएशन के बारे में डिस्कस किया। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है थ्योरी के बेस पर अगर हम कहें तो कंप्लीट हो गया। अब हम इसके अगले भाग में इसके न्यूमेरिकल जो हैं हम आपको समझाएंगे। बच्चे पहले इस पूरी थ्योरी को ढंग से समझ लें, इस प्रारूप को ढंग से समझ लें, पूरी एंट्री ढंग से समझ लें, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में इस चीज़ को क्लियर किया है।